नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी विद कुलदीप। हमारे इस चैनल में आप देख रहे हैं फोर्स के अंतर्गत हमने ज्वालामुखी को ख़त्म कर दिया था और भूकंप को स्टार्ट कर दिया था। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। हम भूकंप पढ़ रहे थे, भूकंप क्या होता है, उसके क्या क्या कारण होते हैं। कारण में जैसे प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण मानवीय कारणों को हम अच्छे से समझ लिए थे। उसके बाद हम देख लिए थे कि ये जो भूकंप आते हैं इसको किन किन चीज़ों से नापा जाता है, अर्थात उसके सोर्स। ठीक है, नापने जो वह भूकंप आता है उसको नापने के जो सोर्स हैं, कहने का मतलब जैसे रेक्टर एक्सल, मार्केलियस। आज हम देखेंगे कि हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भूकंप देखे जाते हैं या भूकंप की स्थिति बनती है, चूँकि यह आता वहीं पर है जहाँ टेक्टोनिक प्रभाव देखा जाता है। अब टेक्टोनिक प्रभाव क्यों देखा जाता है? क्योंकि हमारे पृथ्वी पर प्लेटें हैं और प्लेटें खंडों में विभाजित हैं और विभाजित होने के कारण वह आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं। तो यह बात तो एकदम से श्योर है कि जहाँ पर प्लेटें अलग हो रही हैं या जहाँ पर प्लेटें मिल रही हैं वहीं पर ज़्यादातर भूकंपीय स्थिति हमें देखने को मिलेगी। आज हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमारी पृथ्वी पर कौन कौन सी ऐसी प्लेटें हैं जो आपस में मिल रही हैं, हट रही हैं और वहाँ पर भूकंप की स्थिति को हम देख सकते हैं। ख़ास तौर पर एग्ज़ाम में प्रश्न क्या आता है कि जहाँ पर प्लेटें अलग हो रही हैं या प्लेटें मिल रही हैं वहीं के बारे में एग्ज़ाम प्रश्न उठाता है, क्योंकि वहाँ से ही प्रश्न बनने का ही यह कारण बनता है कि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में टेक्टोनिक क्रिया हो रही है और अत्यधिक मात्रा में वहाँ पर भूकंपीय तरंगों को देखा जाता है। हमारी पृथ्वी पर मुख्यतः 3 प्रकार की ऐसी प्लेटें हैं जहाँ पर हम क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है भूकंप की स्थिति और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। पहला है प्रशांत महासागरीय पेटी। देखिए, प्रशांत महासागरीय पेटी में कुल मिलाकर पूरे भूकंपीय क्षेत्र का, कहने का मतलब जितना भी भूकंप आते हैं हमारे प्लेट पर, मतलब हमारी पृथ्वी के क्रस्ट पर, तो वहाँ पर हमें 63% भूकंपीय स्थिति देखने को कहाँ पर मिलती है? प्रशांत महासागरीय प्लेट पर। देखिए, प्रशांत महासागरीय प्लेट सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि प्रशांत महासागर का मानचित्र कैसा है, तभी आप समझ पाएंगे कि यह प्रशांत महासागरीय जो प्लेटें हैं, मतलब रिंग ऑफ फायर भी इसको कहा जाता है। तो यह क्या है? अगर हम एक ग्लोब लें, जो मार्केट में मिलता है ग्लोब, ठीक है, अगर हम वह ग्लोब लें तो हम उसको देखते हैं, अगर चारों तरफ उसको हम घुमा करके देखते हैं, हम यह देखते हैं कि यह एरिया है जलीय एरिया, ठीक है, ये जलीय एरिया जो है, तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिलता है? प्रशांत महासागर का जल, ठीक है। जब यह जल देखने को मिलता है, चूँकि इधर का एरिया इधर मूवमेंट, इधर का एरिया इधर मूवमेंट, और इधर का एरिया इधर मूवमेंट, इधर का एरिया इधर, तो जब ये जलीय, देखिए जो जलीय भाग है वह क्या है? वह जलीय भाग की तली जो होती है वो भी क्रस्ट तो है, ठीक है, वो भी क्रस्ट है। क्रस्ट का मतलब ऊपरी भूपर्पटी। ऊपरी भूपर्पटी भी एक प्लेट है और वह प्लेट किधर को मूव हो रही है? इधर को, यह इधर वाली इधर को, ठीक है, इधर वाली प्लेट इधर को मूव हो रही है, इधर वाली इधर को, कहने का मतलब प्रशांत महासागरीय जो तली वाली प्लेट है। देखिए, कुल मिलाकर अगर एक औसत रूप में देखा जाए तो 100 किलोमीटर अगर हमारी भूपर्पटी है, ठीक है, तो भूपर्पटी पर जो भी यह जलीय भाग है, इसकी जो भूपर्पटी है, कहने का महासागरीय जो पेटी है और वह महासागरीय जो प्लेट है, वह प्लेट की जो भूपर्पटी है, देखिए महासागरीय प्लेटों की औसत गहराई को अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, 700 या 800 मीटर, ठीक है, 800 मीटर, क्योंकि 11 किलोमीटर या 1100 मीटर किसकी गहराई है? मेरियाना ट्रेंच की। अगर मेरियाना गर्त की गहराई 1100 मीटर है या 11 किलोमीटर है, तो
श्योर है कि 100 किलोमीटर अगर इसकी क्रस्ट की मोटाई है तो 11 किलोमीटर का मतलब ही कुछ नहीं है, और वो भी एक गर्त है। तो इसका मतलब औसतन अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 700 या 800 मीटर ही समुद्रों की गहराई है। अब समुद्रों की गहराई 700-800 मीटर है तो 100 किलोमीटर क्रस्ट की मोटाई है, तो इसका मतलब ही कुछ नहीं बनता है। इसका मतलब ये है कि इसके नीचे भी क्रस्ट है और वह टकरा रही है कहाँ, महाद्वीपीय प्लेट या कॉन्टिनेंटल जो भी प्लेटें हैं उनसे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये जो पेटी अगर आप देख रहे हैं, ये जो प्लेट देख रहे हैं, ये जो दरार आप देख रहे हैं, कहने का मतलब यह क्या है, यह एक ऐसा जोन है, ठीक है, यह एक ऐसा जोन है जहाँ पर भूकंपीय स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब देखिए ये क्या है, ये जलीय भाग है, ठीक है, ये जलीय भाग है। और इसको इसमें देखते हैं, देखिए ये एरिया अगर उधर को पूरी तरीके से समेट दिया जाए, ठीक है, ये पूरा हम विश्व बना दिए हैं इसी बोर्ड पर, लेकिन ये विश्व कैसे है, गोल में बना है, ठीक है, गोल में है। अगर यह विश्व गोल में है, अगर इस पूरे विश्व को हम एक फ्लैट में बना दिए हैं, तो इसका मतलब है अगर इसको हम मोड़ेंगे तो ये एरिया जाकर के उधर मिलेगा। इसका मतलब ये जलीय भाग जाकर के उधर जलीय भाग से मिलेगा। देखिए ये कॉन्टिनेंट है और वो जल का भाग है। कहने का मतलब इसमें जितना भी एरिया खाली है जहाँ हम एक भी भूखंड नहीं बनाए हैं वहाँ पर जल है, ठीक है। अब देखिए इधर का जल भाग उधर से मिला तो प्रशांत महासागर है। अब वो इधर का भाग जब उधर से मिल जाएगा तो दृश्य कैसे तैयार होगा, कुछ इस तरीके का। कहने का मतलब वो जो लाइन आप देख रहे हैं फॉल्ट वाली, ये वाली, ये और ये वाली, ये यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके का यह फॉल्ट है। कहने का मतलब ये जो गोल आकार में हम ये निशान बनाए हैं, यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं। कहने का मतलब यह 63% देखे जाते हैं टोटल भूकंपीय क्षेत्र का। तो कहने का मतलब यहाँ 63% भूकंप आते हैं पूरे भूकंप के मुकाबले। यहाँ पर एक अंगूठी नुमा गोल आकार की आकृति बन के तैयार हो गई, जहाँ पर क्या होता है, भूकंपीय क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। और वो क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, यहाँ का क्षेत्र इधर, इधर का क्षेत्र इधर, मतलब यह प्लेट इधर, इधर की प्लेट इधर, ये प्लेट इधर, इधर की प्लेट इधर। तो कहने का मतलब ये प्लेट इधर, ये कॉन्टिनेंट की प्लेट इधर। देखिए स्थलीय भाग आपस में क्या हो रहे हैं, मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और यह जलीय भाग की जो प्लेट है यह इधर को और इधर को भागने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से यह जो सागरीय प्लेट है इससे टकरा रही है और इधर की जो सागरीय प्लेट है इससे टकरा रही है। तो दोनों किनारों पर क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, जिस वजह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्षेत्र भूकंपीय तरंगों के प्रभाव में आ जाता है। अब देखते हैं, ये तो पहली पेटी हो गई जहाँ पर हम ऐसे भूकंपीय क्षेत्र को देखते हैं उधर और इधर प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर में पूरी यह भूकंपीय क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पर मुख्यतः प्लेटों के अभिसरण से ज्वालामुखी की उद्गार होती है, और यहीं पर ज्वालामुखी को उद्गार के कारण यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र की स्थिति देखी जाती है। कहने का मतलब जब ज्वालामुखी आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि प्लेट आपस में भिड़े, अभिसरण अपसरित हुए, ठीक है। दो प्लेट जब अपसरित होते हैं तो आपस में टकराते हैं, और अपसरित या अवसरित होते हैं तो दूर हटते हैं, ठीक है। जब दूर हटते हैं तो नीचे का मैग्मा भी ऊपर आता है, वहाँ भी स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन मुकाबले किसके, जब अभिसरण होता है दो प्लेटों का टकराने की स्थिति, वहाँ पर ज़्यादा भूकंपीय क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। यहीं पर अगर हम पश्चिमी क्षेत्र देखते हैं, ये है पूर्वी, ये है पश्चिमी। अगर इधर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, अगर इसको पूरा मिला दिया गया तो यह हो गया हमारा पूर्वी क्षेत्र, वो हो गया पश्चिमी, ठीक है। अगर वो पश्चिमी क्षेत्र है तो पश्चिमी क्षेत्र किससे टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट से, ठीक है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र हमको देखने को मिलेंगे। और यह है पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र किससे टकरा रहा है, यह टकरा रहा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से, जिस वजह से यहाँ पर भी हमें भूकंपीय क्षेत्र देखने को मिलेंगे। अगर हम पूर्वी क्षेत्र के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या है, फोको प्लेट, कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, ये सारे कहाँ टकरा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ कैलिफोर्निया पे टकरा रहे हैं,
ठीक है, मैक्सिको के बगल में टकरा रहे हैं और यहाँ पेरू के तट पर नजका प्लेट टकरा रही है। कहने का मतलब ये टुकड़ों में विभाजित है और ये प्लेटें छेपित हो रही हैं किसके नीचे, यहाँ कॉन्टिनेंट के नीचे। ठीक है, हमारा टेक्टोनिक क्रिया जितनी भी हम पढ़ा चुके हैं, जितने पार्ट में पढ़ा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा, ये प्लेटों का छेपड़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ये प्लेटें हुई। अब ये तो हो गया पूर्वी क्षेत्र। अब पश्चिमी क्षेत्र के बारे में देखें तो वो जो है, कहने का मतलब ये वाला, ठीक है, ये जो है ये कहाँ हो रहा है, टकरा रहा है, यह यूरेशियाई प्लेट से टकरा रहा है, जहाँ जापान में भी बहुत जोरों के झटके या सबसे ज़्यादा यहीं पर क्या देखे जाते हैं, भूकंप की स्थिति यहीं पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस के अलावा यहाँ पर सुंडा प्लेट भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। देखिए एग्जाम में हमेशा ये पूछता है फोका द्वीप यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास में यह सागरीय प्लेट है। ठीक है, सागरीय एक छोटी सी टुकड़ी है, जिस वजह से यहाँ कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा भूकंप के झटके हमको देखने को मिलते हैं और यह समाहित हो रही है किसके नीचे, कॉन्टिनेंट मतलब नॉर्थ अमेरिका के नीचे क्या हो रही है, समाहित हो रही है कौन सी, फोका द्वीप, फोका प्लेट जब इसके अंदर समाहित हो रही है तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई प्लेट किसी प्लेट के नीचे जाती है तो वो मैग्मा में जाती है और वहाँ पर उसका लावा बनता है, लावा फिर आता है धरातल पर, यहाँ पर ज्वालामुखी की भी स्थिति हमें देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कोको प्लेट तो उधर भी है, लेकिन यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो छोटी सी प्लेट है एक, वहाँ मैक्सिको के पास में टकराती है, यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिलता है, भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। और इसके बाद नजका प्लेट पेरू के पास में है, जो कि दक्षिण अमेरिका के बगल में इससे टकराता है, यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर भूकंपीय क्षेत्र हमको देखने को मिलते हैं। दूसरी भूकंपीय पेटी देख लीजिए कौन सी है। पहली तो हो गया प्रशांत महासागरीय रिंग ऑफ फायर। ठीक है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है रिंग ऑफ फायर किसे कहते हैं, तो इसी को कहते हैं, एक इधर और एक उधर मिला करके रिंग ऑफ फायर बनता है, अर्थात इस तरीके का। ठीक है, इस तरीके का बनता है। दूसरा हम देखते हैं तो कौन सी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पर पृथ्वी पर कुल भूकंप का 21% भूकंप हमें देखने को मिलता है। देखिए इस पेटी के अंतर्गत यह यहाँ पर केप वर्डे, ठीक है, एक द्वीप है केप वर्डे से स्टार्ट होता है यह विभाजन और होता हुआ भूमध्य सागर से होता काकेकस पर्वत, आल्प्स पर्वत होता हुआ भारत के हिमालय के ऊपर से, ठीक है, भारत के ऊपर से मतलब भारत के हिमालय से होता हुआ यह चला जाता है दक्षिणी चीन सागर होते हुए फिलीपींस और सुंडा द्वीप समूह से होते हुए यह जाकर के कहाँ पर मिल जाता है, यह इस पेटी में जाकर के मिल जाता है। ठीक है, इस पेटी में, अगर इस पेटी में जाकर के मिलता है, कहने का मतलब यहाँ पर, ठीक है, प्रशांत महासागरीय पेटी से जाकर के आपको यह मिलता हुआ दिखाई देगा। और इस क्षेत्र में बहुत ही जोरों का क्या आता है, भूकंप के झटके हमें देखने को मिलते हैं। कारण समझ लीजिए क्या है, होता क्या है, यह क्षेत्र पूरी तरीके से उत्तर की तरफ, यह नीचे की तरफ, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, जिस वजह से होता क्या है, यह प्लेट इसके नीचे छेपित हो रही है और यहाँ पर ज्वालामुखी की भी स्थिति हमें देखने को मिलती है, लेकिन अकॉर्डिंग कम, क्योंकि ये दोनों महाद्वीपीय पेटी हैं, यहाँ पर ऊंचाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जिस वजह से ज्वालामुखी क्षेत्र बनते हैं, लेकिन यहाँ पर वो फोड़ करके भूपर्पटी के ऊपर नहीं आ पाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर बस भूकंपीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब टोटल भूकंपीय क्षेत्र का 21%, 21% का मतलब क्या है, मध्य महाद्वीपीय पेटी से कहा क्यों गया है, क्योंकि यहाँ से लेकर के यह मध्य महाद्वीपों के अंदर गुजरता हुआ चला जाता है और कहाँ पर मिल जाता है, प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाता है। और यह पेटी यहाँ से केप वर्डे से स्टार्ट होती है और हर एक द्वीपों से होते हुए चली जाती है, प्रशांत महासागरीय पेटी से मिल जाती है। देखिए इस पेटी के अंतर्गत देखिए अफ्रीका महाद्वीप और इंडिया महाद्वीप छेपित हो रहा है किसके नीचे, यूरेशियाई प्लेट के नीचे, अर्थात यह भी एक क्या है, अपसरित प्लेट किनारे हैं। यह अगर यहाँ से ऊपर तो यह भी एक अपसरित प्लेट किनारे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह पेटी नीचे की तरफ, मतलब यह महाद्वीप नीचे की, या यह कॉन्टिनेंट नीचे की तरफ और ये
सारे कॉन्टिनेंट का जो दिशा है, चलने की दिशा है, मतलब प्रवाहित होने की दिशा है, यह नॉर्थ की साइड में है, यह साउथ के साइड में है, तो आपस में लड़ेंगे ही। यह कॉन्टिनेंट आपस में जब लड़े तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? भूकंपीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि यह आपस में भिड़ रहे हैं और भिड़ने के बाद यहाँ पर हलचलें देखने को हमको मिलती हैं। और इसी प्लेट के सारे यहाँ पर बर्मा प्लेट, क्योंकि बर्मा प्लेट भी टकरा रही है, जिसकी वजह से भूकंपीय क्षेत्र हमें देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर सुंडा प्लेट, यहाँ पर सोंडा प्लेट, ये भी टकरा रहा है, जिस वजह से यहाँ भी हमें भूकंपीय स्थिति देखने को मिलती है। और फिलीपींस द्वीप, यहाँ भी हमें भूकंपीय स्थिति देखने को मिलती है। जितनी भी प्लेटें हैं जो आपस में टकरा रहे हैं, यहाँ पर हमें भूकंपीय स्थिति देखने को मिलेगी। तीसरा है मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण कैसे हुआ, पहले ये हम जान लेते हैं। देखिए, हमारे जितनी भी प्लेटें हैं वह मैग्मा पर तैर रहे हैं। जब दो प्लेटें आपस से अलग होंगी तो वहाँ पर क्या हो गया? नीचे का मैग्मा ऊपर आया। वही मैग्मा जल है, चूँकि अटलांटिक महासागर है, यहाँ पर जल है। जब नीचे का मैग्मा ऊपर की तरफ आया तो वहाँ पर क्या हुआ? यह मैग्मा ठंडा होकर के ठोस रूप धारण कर लिया। अब जब ठोस रूप धारण कर लिया तो यहाँ पानी के अंदर पर्वत की स्थिति देखने को हमको मिलती है। लेकिन चूंकि जब नीचे का मैग्मा ऊपर आया तो वहाँ पर डिस्टरबेंस तो होगा ही। कहने का मतलब वहाँ पृथ्वी तो हिलेगी ही, वहाँ की जो क्रस्ट है वहाँ तो हलचल होगी ही, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके बहुत ही कम मात्रा में। ठीक है, यहाँ पर भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। एक मोटे तौर से अगर हम देखते हैं तो जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री, यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलता है? यहाँ पर हमें इस महाद्वीपीय कटक के सहारे जो भी भूकंपीय स्थिति देखने को मिलती है वह 0 डिग्री के आसपास हमें देखने को इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र भी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे क्या है? अफ्रीका का महान भ्रंश घाटी। ठीक है, ऐसा कहा जाता है करीब करोड़ों सालों के बाद यह जो एरिया है, ये एरिया और ये एरिया कट के अलग हो जाएगा। ठीक है, महान भ्रंश घाटी, आप नेट पर सर्च करिएगा महान भ्रंश घाटी। ठीक है, जब यह आप सर्च करेंगे यहाँ पर देखेंगे एक दरार हो गई हो, उसे देखने से भी लोग दूर दूर से आते हैं। पृथ्वी के अंदर दरार ये अलग हो जाएगी, कभी टूट करके यह इससे अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर जब दरार बनी है, इस वजह से भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूकंप की स्थिति हमें देखने को मिलती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यही इतना है, इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ इतना सा ही है, या नोट कर लेते हैं या इसका डायग्राम आप बना लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि यह जो अंटार्कटिका है, ठीक है, यह दक्षिणी ध्रुव के पास जो भी भूखंड है, यहाँ पर अन्य प्लेटें तो है नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर भूकंपीय स्थिति बहुत कम हमें देखने को मिलती है। अब इसके अलावा इंडियन, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, ठीक है, यह भी यहाँ पर टकरा रही है इस प्लेट से, जिस वजह से यहाँ भी काफ़ी भूकंप की स्थिति हमें को देखने को मिलती है। यह इंडियन प्लेट है या अफ्रीकन प्लेट है या दक्षिण अमेरिकन या पूरा अमेरिकन ही कह लीजिए, या उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के आसपास में भी ये टकरा रहे हैं, जिस वजह से अलग अलग भी हम ले सकते हैं। इसके बाद मध्य अटलांटिक कटक की पेटी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी है, जिस वजह से यहाँ पर भी भूकंप की स्थिति हमको देखने को मिलती है, क्योंकि यह इधर या इधर की स्थिति विद्यमान है और आपस में दोनों अपसरित हो रही हैं प्लेटें, उधर और इधर मिलाकर के पूर्वी पश्चिमी जो किनारे हैं प्रशांत महासागर के, यहाँ भी हमें भूकंप की स्थिति देखने को मिलती है। देखिए, गहराई के आधार पर भूकंपीय क्षेत्र को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है? अत्यंत कम गहराई का भूकंप। दूसरा क्या है? मध्यम गहराई का भूकंप। तीसरा क्या है? अत्यधिक गहराई का भूकंप। ये 3 तरीके के हैं, शैलो फोकस अर्थक्वेक, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक और डीप फोकस अर्थक्वेक। कहने का मतलब सबसे ऊपरी पृथ्वी की क्रस्ट के एकदम नज़दीक, इंटरमीडिएट मतलब ना सबसे अंदर ना सबसे ऊपर, बीच का, ठीक है। फोकस आप समझ रहे हैं, हम पार्ट आपको बताए थे। इसके बाद डीप फोकस अर्थक्वेक। डीप फोकस का मतलब हुआ एकदम गहराई में जो भी अर्थक्वेक का फोकस बनता है वहाँ पर क्या होता है, जो भूकंप का निर्माण होता है।
हम पहला देखते हैं शैलो फोकस एर्थक्वेक। देखिए यह क्या होता है, अगर हम इसको पृथ्वी मान लेते हैं, ठीक है, यह इसका क्या है, कोर है, और यह मेंटल है, और ये यहाँ पर मानते हैं हम क्रस्ट, ठीक है, इसको क्रस्ट मान लें। अगर इसकी गहराई फोकस की पृथ्वी के भूपर्पटी के बहुत ही नज़दीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मतलब बहुत ही कम दूरी का रास्ता इसको तय करना पड़ेगा, जिस वजह से इसकी इंटेंसिटी और वेलोसिटी बढ़ नहीं पाती है, जिस वजह से यह पृथ्वी पर ज़्यादा तबाही नहीं ला पाता है। और यहाँ पर क्या होता है, अगर इसके परिपेक्ष में इसकी गहराई बहुत अधिक होगी, तो यहाँ से तरंगें जब ऊपर की तरफ आएंगी तो इसका क्या हो गया, रफ्तार और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी और वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि यह क्या हो गया, पृथ्वी के जितने भी क्रस्ट हैं, ऊपरी वाले भाग हैं, यहाँ पर अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक देगी और इससे तबाही बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिल जाती है। इस फोकस की गहराई सामान्यतः 60 किलोमीटर के इर्द गिर्द हम देखते हैं। कहने का मतलब क्या है, भूपर्पटी पर 60 किलोमीटर के अंदर यह गहराई हमें मिलती है। 60 किलोमीटर, जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ से 60 किलोमीटर अंदर जाएं तो यह सामान्य स्थिति होती है शैलो फोकस एर्थक्वेक का, कम गहराई वाला फोकस बिंदु, ठीक है, जहाँ पर एर्थक्वेक आता है वहाँ पर 60 किलोमीटर के अगर अंदर किसी फोकस की गहराई है तो उसे शैलो फोकस एर्थक्वेक के अंतर्गत हम रखते हैं। यह सामान्यतः रिक्टर स्केल पर 1 से लेकर के 5 तक के अंक को दर्शाता है। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर तबाही क्या 3, मध्यम, 6 हमें समझ में आ जाएगी, और 9 बहुत भयंकर, ठीक है, चूंकि हम पिछली क्लास में आपको बता चुके थे एक पावदान से दूसरे पावदान तक पहुंचने में यह 10 गुना अपनी शक्ति को बढ़ा देता है। तो 3, 6, 9 ये सारे स्तंभ हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि किस लेवल पर हमारा भूकंपीय तरंगें थीं, और जबकि इसकी स्थिति क्या है, 1 से लेकर के 5 तक है। कहने का मतलब कहीं पता भी चलता होगा, कहीं पता भी नहीं चल पाता होगा। इसका मतलब बहुत ही कम झटके इस पर महसूस किए जाते हैं। और वो क्यों, और वह इसलिए महसूस किए जाते हैं क्योंकि यह फोकस बिंदु बहुत नज़दीक रहता है और उसको रास्ता तय नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पर इस कलम पर इसको हम धक्का दें और इतनी दूर से धक्का दें, ठीक है, अगर हम किसी को मारना चाह रहे हैं तो इतना और ले गए तब तो फिर बहुत तेज़ों से। तो यही स्थिति यहाँ पर है। अगर यह यहाँ से लेकर के यहाँ एक इसका, अगर यहाँ पर फोकस बिंदु यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी दूरी बहुत कम है, जिस वजह से यहाँ पर इसकी शक्ति पूरी तरीके से, इसकी तरंगे ताकत नहीं भर पाती हैं, जिस वजह से यहाँ पर कम क्षति हमें देखने को मिलती है। अगला देखते हैं इंटरमीडिएट फोकस एर्थक्वेक, मध्यम गहराई पर फोकस बिंदु की स्थिति। देखिए यह शैलो से थोड़ा सा ज़्यादा की गहराई होती है, इससे यह करीब 60 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच में इसकी गहराई होती है। यह शैलो से थोड़ा सा ज़्यादा क्षति पहुंचाता है हमारी पृथ्वी की भूपर्पटी पर, और यहाँ पर यह स्थिति देखी जाती है कि इसकी तरंगे भूपर्पटी पर पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा तीव्र हो जाती हैं परिपेक्ष में किसके, शैलो से, ठीक है, जो कम गहराई 60 किलोमीटर वाली थी उससे इसकी क्षति पहुंचाने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर 6, 6.5, 7 तक ऐसी स्थिति को दर्शाता है रिक्टर स्केल, ठीक है। लास्ट है डीप फोकस एर्थक्वेक। कहने का मतलब इसका जो फोकस बिंदु होगा वह पृथ्वी के जो भूपर्पटी होगा उसके काफ़ी नीचे होगा, ठीक है, जिस वजह से इसकी शक्ति, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी और वेलोसिटी दोनों बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएंगी, और यह बहुत ही ज़ोरों से अर्थ के जो क्रस्टीय भाग है, ठीक है, जो क्रस्ट वाला भाग है, इस पर क्या हो गया, अपनी ताकत पूरी तरीके से झोंक देगा, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जन और धन की क्षति पहुँचती है। इसकी गहराई सामान्यतः ऐसा देखा जाता है 300 किलोमीटर से लेकर के 700 किलोमीटर की गहराई पर इसके फोकस बिंदु पाए जाते हैं। हम 2 प्लेटों को बनाए हैं, एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट इधर,
ठीक है। यह प्लेट महासागरीय है क्योंकि इसके ऊपर जल है और यह समाहित हो गई किसके, कॉन्टिनेंट महाद्वीप के जो प्लेटें हैं उसके नीचे, ठीक है। क्योंकि महासागरीय प्लेटें भारी होती हैं अपेक्षाकृत किसके, महाद्वीपीय, ठीक है। महाद्वीपीय प्लेट के परिप्रेक्ष्य में महासागरीय प्लेटें काफ़ी भारी होती हैं, जिस वजह से नीचे दब जाती हैं और दोनों के टकराने पर क्या हो जाता है, यह प्लेट नीचे चली जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं गहराई के अकॉर्डिंग जो फोकस बिंदु होता है वह हमारे भूपर्पटी पे जो भी क्रस्ट वाला भाग है उसको कितनी हद तक क्षति पहुंचाते हैं। देखिए यहां पर हम देखते हैं यहां पर कौन सा क्षेत्र है, यहां पर सैलो है, ठीक है। यहां पर सैलो और यहां पर कौन सा भाग है, मीडिएट, ठीक है। और यहां पर सबसे अंत में डीप वाला है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज्यादा नीचे, ठीक है, फिर यहाँ तब यहाँ, कहने का मतलब सेल, देखिए प्रकृति तरंगे तो सेम निकलेंगे लेकिन गहराई के अकॉर्डिंग हमारे, देखिए हम कहाँ पर महसूस कर पाते हैं, आखिरकार नीचे तो महसूस कर नहीं पाते हैं, ठीक है। जहाँ पर ये उत्पन्न होते हैं वहाँ पर सेम झटके महसूस होते हैं, कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर, चूंकि एर्थक्वेक तो एर्थक्वेक ही होता है ना, चाहे वो नीचे हो चाहे ऊपर हो, जहाँ पर उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर झटके महसूस किए जाते हैं, लेकिन हम महसूस कहाँ करते हैं, अपने पृथ्वी के क्रस्ट पर, ठीक है। अब यही तरंगें जब पृथ्वी के क्रस्ट पर आती हैं, कहने का मतलब हम जब यहाँ खड़े हुए हैं, हम यहाँ खड़े हैं और ये कहीं पर भी टकरा, चाहे सैलो पर, चाहे मिडरेट पर, चाहे पर यहाँ डीप पर, तो होगा क्या, हमें तो महसूस होगा ही, लेकिन यहाँ पर जब उत्पन्न होगा फोकस तो होगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक तय करने में बहुत कम समय, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तय करने में बहुत ज़्यादा समय, और यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ज़्यादा समय। तो जिसका मतलब है यह अपने अंदर क्या बटोर लेता है, शक्ति बटोर लेता है। कहने का मतलब क्या है, जब आप लंबी कूदते हैं तो होता क्या है, आप पीछे हट करके कूदते हैं तो आगे जाते हैं, इसका मतलब एनर्जी आपके अंदर इकट्ठी होती है। रिक्टर एक्सेल पर यह करीब 6 से 8, ठीक है, अपने पॉइंट को दर्शाता है। इसका मतलब क्या है, जो लास्ट का डीप वाला है बहुत ही ज़्यादा भयंकर इसकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। यहीं पर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो क्या होता है कि जैसे देखिए नेपाल में भूकंप आया था, नेपाल में हुआ क्या था कि आखिर चूंकि हमारा ये हिमालय पर्वत ऐसे फैला हुआ है ना, और यहीं पर बसा है क्या, नेपाल, और हम कहाँ बसे हैं, यहाँ पर, कहने का मतलब मैदानी भाग में, हम पर्वतों पर नहीं बसे हैं, यूपी में। तो यूपी क्या हुआ, इससे नीचे है, ठीक है। देखिए अगर लगभग 8 किलोमीटर की स्थिति पर है ये हिमालय पर्वत, कहने का मतलब ऊंचाई में, तो हुआ क्या, यहाँ पर करीब 5000 मीटर तो ऊंचा है ही है नेपाल। अगर 5000 ऊंचा नीचा है तो हम जहाँ हैं वहाँ मैदानी भाग में हैं, तो इससे 5000 नीचे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पर जब यह तरंगे पहुंची थीं तो हमें ज़्यादा क्षति नहीं पहुंची थी, लेकिन वो लोग हमसे भी 5000 मीटर की ऊंचाई पर थे, जिस वजह से उसको और ज़्यादा बल मिल गया तरंगों को, और वहाँ पहुंच करके ये समझ लीजिए काठमांडू पूरा हिला कर रख दिया। क्योंकि यही वजह है कि गहराई में, चूंकि पर्वत भी ऊंचाई पर हैं, वो भी गहराई में हुआ। अब वो गहराई, पर्वत ऊंचाई, उसको बहुत ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ा, और वह रास्ते में अन्य और विभिन्न चट्टानों से होते हुए, गुजरते हुए उसकी रफ्तार और बढ़ गई और उसको शक्ति और ज़्यादा मिल गई, जिस वजह से यहाँ पर नेपाल में बहुत ज़्यादा क्षति उत्पन्न कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे कि भूकंपीय तरंगों के प्रकार, जो ये P है, जो S है, जो L है, कहने का मतलब इसको डीप तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, और वो चाहे जिस लेवल का एग्जाम हो वहाँ से पूछे जाते हैं। चूँकि हम PSL को एक बार बता भी चुके हैं, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि कौन सी वह तरंगे हैं जो P हैं, जो S हैं, जो L हैं, ठीक है। उनकी खूबियों को देखेंगे, भूकंपीय क्षेत्र में आने वाले उन तरंगों को हम किस प्रकार से विभाजित करते हैं, और एग्जाम में उन तरंगों से कौन कौन से प्रश्न उठाए जाते हैं उनको भी हम देखते हैं। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।